नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे लखीमपुर खीरी से, जहां छात्रा को लेकर चौकी इंचार्ज हुआ फरार। खबर लखीमपुर खीरी से, छात्रा को लेकर चौकी इंचार्ज फरार हुआ है। बहला फुसलाकर छात्रा को लेकर दरोगा हुआ फरार। ड्यूटी से गायब होने पर पुलिस लाइन भेजा गया था। पलिया चौकी के प्रभारी के पद पर था तैनात जगेंद्र सिंह। ड्यूटी से गायब होने पर पुलिस लाइन भेजा गया था। पलिया चौकी के प्रभारी के पद पर तैनात था जगेंद्र सिंह। उन्नाव निवासी छात्रा के पिता ने लखनऊ में दी तहरीर। पिता ने दारोगा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। लखीमपुर खीरी से खबर, जहां पर छात्रा को लेकर चौकी इंचार्ज हुआ फरार। बहला फुसलाकर छात्रा को लेकर दरोगा हुआ फरार। ड्यूटी से गायब होने पर पुलिस लाइन भेजा गया था दरोगा को। पलिया चौकी के प्रभारी के पद पर तैनात था जगेंद्र सिंह। ड्यूटी से गायब होने पर पुलिस लाइन भेजा गया था। पलिया चौकी के प्रभारी के पद पर तैनात था जगेंद्र सिंह। खबर संभल से, जहां पर 10,000 की रिश्वत लेते कानूनगो गिरफ्तार। खबर संभल से, जहां पर 10,000 की रिश्वत लेते कानूनगो गिरफ्तार हुआ है। प्रदेश शासन के निर्देश पर विजिलेंस की टीम ने की कार्यवाही। संभल से खबर, जहां पर 10,000 की रिश्वत लेते कानूनगो गिरफ्तार। प्रदेश शासन के निर्देश पर विजिलेंस की टीम ने की बड़ी कार्यवाही। जमीन नापने के बदले में रिश्वत ले रहा था कानूनगो। साइकिल बस स्टैंड पर वसूल रहा था रिश्वत। रिश्वतखोर कानूनगो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। मुरादाबाद विजिलेंस को रिश्वत मांगने की थी शिकायत। गुनौर तहसील में एसडीएम ऑफिस कैंपस में गिरफ्तारी। एसडीएम को नहीं लगी वसूली की भनक। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं संभल से, जहां पर एक कानूनगो अधिकारी को विजिलेंस की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। हालांकि प्राथमिकी आधार पर इस कानूनगो के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज हुई है। 10,000 की रिश्वत लेते यहाँ पर कानूनगो गिरफ्तार हुआ है। खबर लखनऊ से है, जहां ओबीसी आरक्षण अपने साथ ढेर सारी मुसीबतें और बीजेपी के लिए खतरा लेकर आई है। किन्नर नेता सोनम ने, जो कि योगी सरकार में राज्य मंत्री की हैसियत से काम कर रही हैं, उन्होंने एक नया सिगूफा छेड़ा है। सोनम का कहना है कि सरकार ट्रांसजेंडर को भी आरक्षण दे, जिसकी व्यवस्था हाईकोर्ट ने सरकार से करने को कहा है। सोनम किन्नर आरक्षण को लेकर बगावत के मूड में है और साफ कर दिया है कि यदि उन्हें इस्तीफा भी देना पड़े तो वह देंगी। मुझे ऐसे भी इस पद पे रहने का कोई, देखिए, यदि ओबीसी आरक्षण के साथ यदि खिलवाड़ होगी, पहली तो माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सोच हर जाति धर्म को लेकर चलने की, सबका साथ सबका विकास, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, एससी एसटी, अल्पसंख्यक, सभी को सम्मान, सभी का बराबरी अधिकार हमारे चीफ मिनिस्टर जी की सोच है और काम हो रही उस पर। परंतु हम लोगों के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही ओबीसी में हम लोगों को मानते हुए सभी मौलिक अधिकार देने का आदेश दे दिए। खबर गाजीपुर से है, जहां सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मंगलवार की देर शाम जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र के पहुंचे, जहां आरक्षण को लेकर आए कोर्ट के निर्णय और केशव प्रसाद मौर्य के बयान, पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम पिछड़ा दलित समाज के हक की लड़ाई लड़ते हैं और हक के लिए सुहेलदेव समाजवादी पार्टी कटिबद्ध है। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। आरक्षण को लेकर हम हमेशा मुखर रहे हैं, बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। सूबे के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हम आरक्षण के तहत चुनाव कराएंगे, जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे।
वहीं कोर्ट के इस फैसले से बीजेपी सरकार को राजनीतिक नुकसान हो सकता है, पर उन्होंने बताया कि मामला कोर्ट का है। अभी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट जा रही है और सभी लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सरकार भी यह कह रही है कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। जरूरत समझते तो हमको भी साथ ले लेते। ये दोनों खुदा नहीं मिल पा रहे, दूसरे का दोष दिया जा रहा है। देखिए, हम हमेशा हक की लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वंचित समाज, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग हो। तो इसको लेकर के स्वदेशी भारतीय समाज पार्टी कटिबद्ध है। हम सुप्रीम कोर्ट भी इसके लेकर के जाने की तैयारी कर रहे हैं और आरक्षण को लेकर के हम हमेशा मुखर रहे हैं और बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होगा, जिसका खुलासा सूबे के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि हम आरक्षण के तहत ही चुनाव कराएंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम भी सुप्रीम कोर्ट से पार्टी खुद नहीं चाहती है कि पिछड़े, दलित, वंचित समाज को हक मिले। अगर ये सपा बसपा के लोग दोनों अगर हितैषी हैं तो ये दोनों पहले क्यों नहीं मिल जाते हैं? बसपा और सपा एकजुट हो जाते, मत हमको साथ लेते, जरूरत समझते तो हमको भी साथ ले लेते। ये दोनों खुदा नहीं मिल पा रहे, दूसरे का दोष दिया जा रहा है। अब देखिए, मामला कोर्ट का है, अभी तो हाई कोर्ट का है, अभी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट जा रही है, ओम प्रकाश राजभर भी सुप्रीम कोर्ट आरक्षण को लेकर जा रहे हैं और तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस बात को लेकर के। और सरकार भी कह रही है कि बिना आरक्षण के हम चुनाव नहीं कराएंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन रहा है। उन्होंने कहा कि यूपी में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। राहुल गांधी की सिंगल टी शर्ट यात्रा पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि राहुल देश के लिए परेशान हैं और देश बचाने के लिए निकले हैं। जिस तरह से दूसरों की सेवा करने में हमारे देश के संत महात्माओं को ठंड नहीं लगती है और पर्वतों पर भी बिना अंग वस्त्र के रह सकते हैं, उसी प्रकार राहुल गांधी को भी ठंड नहीं लग रही है। राहुल में के न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहा ब्रजलाल खाबरी ने। उत्तर प्रदेश में राजनीति चरम पर है और चरम पर हो भी क्यों ना, राहुल गांधी जो आने वाले हैं, भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ब्रजलाल खाबरी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं, बहुत सारी बात करेंगे। सबसे पहले तो सर, आप के न्यूज़ के दर्शकों को बताइए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में क्या उसका प्रोग्राम है, क्या रूट मैप है? आदरणीय राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो 2 तारीख को हम लोग वहाँ उपस्थित हो जाएंगे। 3 तारीख को सुबह वो लोनी बॉर्डर पे हम उनका स्वागत करेंगे और वहाँ से झंडा लेकर के राहुल जी को उत्तर प्रदेश की सीमा में लेके आएंगे। 3 तारीख की शाम को बड़ौत में उसमें लोनी तिराहे पर हमारा काफिला रुक जाएगा। 4 तारीख को सुबह लोनी तिराहे से आगे बढ़ेंगे। 25 किलोमीटर चलने के बाद बड़ौत में आके रात्रि विश्राम होगा। अगले दिन बड़ौत से जब शुरू होगा 5 तारीख को, तो हम कैराना में जाकर के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। हरियाणा को यात्रा सौंप देंगे। हरियाणा को यात्रा सौंप दी जाएगी। सर, एक सवाल है, कोरोना को लेकर चर्चाएं हैं, राहुल गांधी की यात्रा को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत कराने की बात की जा रही है, इसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, कोरोना का जहाँ तक सवाल है तो कोरोना के बारे में जो अंजुम जी ने जिस तरीके से विस्तार से बताया है, 24 घंटे के पहले तक कोरोना उत्तर प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और जैसे ही यात्रा का प्रवेश का पता चलता है सरकार को, तो 24 घंटे के अंदर कोरोना इतना हावी हो जाता है कि राहुल जी की यात्रा को भी रोकने के लिए अनुरोध किया जाता है। ये सरासर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की डरी हुई है, देश की डरी हुई है कि राहुल जी की यात्रा अगर उत्तर प्रदेश में जाती है तो उत्तर प्रदेश भी अन्य राज्यों की तरह चलना पड़े, ये उनको भय है। कोरोना नाम की कोई चीज़ ऐसी नहीं है, अगर थी तो इन्होंने फ़्लाइटें क्यों नहीं रोकी हैं और कोई एडवाइजरी क्यों जारी नहीं की है? अभी तक कोई एडवाइजरी जारी नहीं है। केवल उत्तर प्रदेश में राहुल जी की यात्रा ना प्रवेश करे, इसके लिए ये सब ताने बाने बुने जा रहे हैं जो गलत हैं। और राहुल जी ने तय किया है कि ये यात्रा किन्हीं भी परिस्थितियों में रुकेगी नहीं, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी। जी, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेगी। 2800 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा राहुल जी कर चुके हैं। सर, उत्तर प्रदेश में आप आ रहे हैं, तो बहुत छोटा सा रूट मैप है आपको मिला है और कम दिन के लिए आ रहे हैं,
क्या भविष्य में कोई बड़ा कार्यक्रम मिलेगा राहुल गांधी का? पहले तो ये 3570 किलोमीटर का जो रन था उस में उत्तर प्रदेश शामिल नहीं था, लेकिन हमारे और हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस जनों के निवेदन पर आदरणीय राहुल जी ने जो 3 दिन का टाइम दिया है तो वो वहाँ से निकल करके आगे निकलेंगे। रहा सवाल उत्तर प्रदेश में दोबारा आने का, तो अभी हमने 26 तारीख को उत्तर प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। 26 जनवरी को लागू होगी और उससे पूरे प्रदेश में हम जाएंगे। जहाँ तक सवाल है आदरणीय राहुल जी का, तो वो स्वयं इस उत्तर प्रदेश के प्रति सजग हैं। वो उनको खुद ही ये लगेगा कि हमें उत्तर प्रदेश में जाना, तो तय कर लेंगे, आ जाएंगे। कुछ माहौल बदलता हुआ दिख रहा है सर आपको? इस ठंड में टी शर्ट पहन के राहुल गांधी चल रहे हैं सर, टी शर्ट पे बहुत सारी बातें हो रही हैं। देखिए, ये जब कोई व्यक्ति देश के बारे में, अपने बारे में जब सोचता है, बड़े बड़े महापुरुष, महामुनि, बिल्कुल तपस्वी जो बिल्कुल खाली कपड़े के बैठ जाते थे पर्वतों पर, हिमालय पर्वत पर, उनको कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि हम किन के लिए जी रहे हैं। आज आदरणीय राहुल गांधी जी जिस तरीके से निकल पड़े हैं, वो इस देश के लिए निकले हैं, अपने लिए नहीं। देश का जो संविधान है, देश का जो लोकतंत्र है, देश का जो जिस तरीके से बेड़ा गर्क किया जा रहा है, उसे रोकने के लिए राहुल जी ने इधर उधर कुछ ना सोच करके केवल और केवल ये तीनों मुद्दों को लेकर के निकल पड़े और उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। खाबरी साहब, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, और वो आखिरी सवाल उत्तर प्रदेश के प्रमुख सियासतदान को लेकर है। अखिलेश यादव को भी आपने बुलाया, जयंत चौधरी को बुलाया, बहन जी को भी बुलावा दिया, लेकिन कोई भी आपकी यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है सर। देखिए, ये बड़ा मुद्दा है, देश बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है, संविधान बचाने का है। अगर राहुल जी को ये लगा कि हमें सबको इसमें शामिल करना चाहिए, तो उन्होंने न्योता दिया है। अब किसको आना किसको नहीं आना ये उनके ऊपर छोड़ा गया है। अगर किसी को ये लगता है कि देश का संविधान बचाना है तो मेरे साथ चले, किसी को लगता है कि लोकतंत्र बचाना है देश का तो हमारे साथ चले, किसी को लगता है कि देश को बचाना है, बिकने से रोकना है तो वो हमारे साथ चले। जब साथ चलने के लिए जिगर चाहिए, जब दूसरे दलों के लोग इस हद तक बीजेपी से डरे हुए हैं तो हमारे साथ कैसे चलेंगे? ये तो निडर लीडर है जिसको कभी डर नहीं लगता। नाम लेने में गुरेज कर रहे हैं आप अखिलेश और बहन जी। क्यों नाम लेने के लिए जरूरत है क्या? हम तो अपनी बात कह रहे हैं, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। बहन जी डर गई हैं क्या? नहीं, हम किसी का नाम ही नहीं ले रहे। जो लोग हमारे साथ नहीं आ रहे निमंत्रण के बाद, वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, इतना कह सकते हैं। बिल्कुल, वो लोग डरे हुए हैं, राजनेता डरे हुए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा द्रुत गति से जारी है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है और कांग्रेस उनकी यात्रा को लेकर सजग है और उसी की तैयारियों में बैठकों के साथ नई रूपरेखा और रणनीति बनाई जा रही है। लखनऊ में कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ के न्यूज़ के लिए शबी हैदर। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने निकाय चुनाव को लेकर कहा है कि यह चुनाव समय पर होने चाहिए। चुनाव को लेकर जो फैसला सरकार को खुद करना चाहिए था, उसके लिए कोर्ट जाने की नौबत क्यों आई? उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार को अभी से डर लगने लगा है कि अगर चुनाव उनके खिलाफ आ गया तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी हार पक्की है। इलेक्शन कराए जाए गवर्नमेंट की। बहरहाल वो आरक्षण क्यों न दे रहे थे और ये क्यों देंगे, अब ये उनके सोचने के ऊपर है। लेकिन बहरहाल आरक्षण दिया भी जाता है और कहीं नहीं भी देते हैं। ये तो अपनी पॉलिसी के हिसाब से करते हैं ये उनके प्रोग्राम। तो हम तो कहते हैं कि इलेक्शन कराए जाए। इलेक्शन के सामने उनका कराधारा भी बीजेपी का, और बीजेपी ने, आरएसएस ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं, ये इस वक्त खुलकर सामने आ जाएंगे। 24 अभी दूर है और ये बीजेपी चूंकि इस वक्त डर रही है इस बात से कि अगर रिजल्ट हमारे खिलाफ आ गया तो 24 की हार डिक्लेयर हो जाएगी हमारी। तो इसलिए हम तो ये हमारी अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी तो राय यही है कि इसमें इलेक्शन करा देने चाहिए ताकि अभी फैसला हो जाएगा सामने ही। बात करेंगे जौनपुर की, जहां पर यूपी की योगी सरकार ने एक तरफ गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर एक एडवाइजरी जारी की थी कि प्रदेश की सभी सड़कें 30 नवंबर तक गड्ढा मुक्त कर दी जाएं।
जिसको लेकर यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएं, जिसको जौनपुर जिले की तमाम सड़कों पर करीब 6 करोड़ रुपए का बजट खर्च क्लब 1288 किलोमीटर सड़कों पर गड्ढा मुक्त कर दिया गया है, लेकिन जिले की तमाम सड़कें अभी भी गड्ढा युक्त हैं। वहीं इसको लेकर जिला प्रशासन तमाम उपलब्धियां गिनाती रही है। जब इसकी हकीकत जानने के लिए हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर रियलिटी चेक किया तो ज़्यादातर वायदे खोखला साबित हो रहा है। वहीं हमारे द्वारा डीएम जौनपुर से बात कराने के बावजूद भी मीडिया को ब्रीफ करने की बात पर रोक निर्माण विभाग के अधिशासी अधिकारी जैनू राम सरकार की उपलब्धियों को लेकर मीडिया से बात करना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं लोक निर्माण विभाग के कार्यालय पर और हम 30 नवंबर तक जो योगी 2.0 की जब से सरकार बनी है वो सारे गड्ढा मुक्त सड़कों की बात की जाती है, लेकिन उससे इतर जो है ज़मीनी हकीकत कुछ और है। जब हम इस जानकारी लेना चाहें कि 30 नवंबर तक कितने बजट आया था और कितनी सड़कें जो है बनी हुई है, तो उस संदर्भ में जब हमने जैनू राम एक्शन जो है उनसे हमने बात करने की कोशिश किया तो उनका साफ कहना था कि जो है हम मीडिया से बात करने के लिए राइबल नहीं है। तो ये एक कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। पहले सरकार ने 15 नवंबर तक डेडलाइन दिया था, फिर उसके बाद 30 नवंबर किया। आज भी सड़कें जो है ज़मीनी हकीकत कुछ और है। जहाँ प्रदेश की सड़कें जो है गड्ढा मुक्त होने की बात की जाती है, वहीं सारे सड़कें जो है गड्ढा युक्त है। कैमरामैन आलोक के साथ अजय, के न्यूज जौनपुर। खबर वाराणसी से है, जहां कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने अहम फैसला लिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी गई है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को स्पर्श दर्शन नहीं होगा। स्पर्श दर्शन के साथ वीआईपी दर्शन पर भी रोक जारी रहेगी। भारी भीड़ के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। नए साल पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही संकट मोचन मंदिर में दर्शन की नई व्यवस्था की गई है। कोरोना को देखते हुए अब मंदिर में श्रद्धालुओं को चरणामृत नहीं दिया जाएगा एवं श्री राम जानकी मंदिर के बाहर से ही प्रवेश मिलेगा। केवल झांकी दर्शन की अनुमति होगी। तबाही मचाने के बाद कोरोना ने एक बार फिर से भारत में भी दस्तक दी है और इसके दृष्टिगत वाराणसी में भी जिला प्रशासन होगा, स्वास्थ्य विभाग हो गए, पूरी एहतियातन बरत रही है। जिसके दृष्टिगत कल बीती दिनों मॉक ड्रिल किया गया, अस्पतालों की जांच पड़ताल की गई, वहां की सुरक्षा व्यवस्था को जांचा गया, वहां पे ऑक्सीजन की व्यवस्था जांची गई और साथ ही आपको बता दें कि कोविड हेल्प सेंटर की जांची गई। और इसी के दृष्टिगत वाराणसी जो कहा जाता है कि अध्यात्म की नगरी है, काशी विश्वनाथ यहाँ मंदिर है, कॉरिडोर है, जहाँ पे और सामने आपको बता दें जो अभी 1 जनवरी नए साल की शुरुआत भी होने वाली है। तो जिसके दृष्टिगत जिला प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं को स्पर्श दर्शन करना मना रहेगा, वर्जित रहेगा। इसके लिए कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ये फैसला लिया गया है कि अब श्रद्धालु जो है केवल दूर से ही माला फूल अर्पण कर सकते हैं, दूध चढ़ा सकते हैं और बाबा का स्पर्श नहीं कर सकते। काशी विश्वनाथ के साथ साथ आपको बता दें कि संकट मोचन मंदिर में भी महंत द्वारा भी ये फैसला लिया गया, कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन कराया जाएगा। वहाँ पे जो चंद्रामृत दिया जाता था प्रसाद के तौर पे वो अब नहीं दिया जाएगा और राम जानकी मंदिर पे जो झांकी दर्शन अब कराए जाएंगे, बाबा को वो स्पर्श नहीं कर पाएंगे। तो कह सकते हैं पूरी तरीके से वाराणसी जो है इस समय कोरोना से लड़ने के लिए तैयार है और लगातार जो है एहतियातन बरती जा रही है और एक अहम कदम उठाया जा रहा है। मैं वाराणसी से विक्की डे, के न्यूज़ इंडिया। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के शाहपुर गांव में एक घर में आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। शाहपुर गांव में 5 लोगों की मौत का लाइव वीडियो सामने आया है। सूचना मिलते ही राहत दल मौके पर पहुंच गया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जिलाधिकारी मऊ अरुण कुमार ने कहा, मऊ जिले के कोपागंज थाने के शाहपुर गांव में एक घर में आग लगने से एक महिला, एक वयस्क और 3 नाबालिगों सहित परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई है। दमकल चिकित्सा के साथ पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचकर आग को काबू किया गया है। अधिकारियों ने कहा, प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि आग चूल्हे से लगी थी। डीएम अरुण कुमार ने बताया कि हादसे में मृत लोगों के लिए मुआवजे की घोषणा की गई है। परिवार को प्रति व्यक्ति 4 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। कल देर रात रायबरेली जिला कारागार के बाहर सिपाही की जेल वार्डन द्वारा पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद जहां 5 जेल वार्डन को निलंबित कर दिया गया है, वहीं संगीन धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया है।
इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया। यहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए मामले को संज्ञान लेने को कहा, जहां आज इसी कड़ी में डीआईजी जेल संजीव त्रिपाठी रायबरेली के जिला कारागार पहुंचे, जहां कई घंटों के बाद चल रही पूछताछ में निष्कर्ष निकल नहीं सका और उन्होंने मीडिया के सवालों को जवाब देते हुए कहा, बातचीत चल रही है, सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी, जो कार्रवाई होगी लखनऊ में बैठे उच्च अधिकारियों के द्वारा की जाएगी। फिलहाल 5 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है, आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। घायल सिपाही की पत्नी रुचि दुबे के मुताबिक घायल सिपाही की बस इतनी गलती थी कि उन्होंने जेल में चल रहे काले धंधे को उजागर किया था, जिसकी वजह से उन पर हमला किया गया। आज कहाँ पे आई हैं? हम तो आए हैं जेल पे। क्या बातचीत हुई आपकी? हमारे पास बातचीत नहीं, हमें न्याय चाहिए। कि हमारे पति को पीटा गया। क्यों पीटा गया? हम यहाँ पे भंडारा ड्यूटी करते हैं, उनकी कैंटीन नहीं चल रही थी, खाना ठीक ठाक बनवाते हैं, उनकी कैंटीन की सब्जी दाल चावल जितना भी अवैध काम है ये लोग करते थे। कौन चलाता है कैंटीन? कैंटीन चलाते सौरभ विजय सिंह जो है जेलर के अंदर ही है, और सौरभ वर्मा उनके अधीक्षक साहब के अंदर ही हैं, और 3 लोग उनके चमचे हैं, परवेश, राजीव, जसवंत, राजीव शुक्ला। परसों शाम को जो है एक मुकेश दुबे सिपाही है, उसको 4-5 सिपाहियों ने मिलकर मारा पीटा था और 5 सिपाहियों को तो सस्पेंड कर दिया गया है, उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है। बाकी और लोगों की क्या संलिप्तता है उसके बारे में मैं जांच करने आया। सर, ये कारण क्या निकल कर आया अभी तक की जांच? अभी नहीं बता सकता, अभी तो मुझे जांच कर रहा हूँ ना। अभी एक तो मैं आरोप लोगों ये से है कि कैंटीन जो है वो उच्च अधिकारियों के अर्दली चला रहे थे, ये फैक्ट आपके सामने आया क्या? नहीं, अभी तो हम बयान ले रहे हैं ना, अभी तो सरकार देखेंगे, बयान लेंगे तब पता चलेगा कि क्या मसला है। जनपद कासगंज के जिला अधिकारी हर्षता माथुर ने की सरकारी राशन कोटा व कासगंज नगर पालिका में नव निर्माणाधीन लाइब्रेरी का औचक निरीक्षण किया। औचक के दौरान गांव प्रहलादपुर, नगला खंजी, बिठौना, लकुआवर, मामों में स्थित सरकारी राशन कोटा संचालकों को गरीबों को राशन के मंशा अनुरूप राशन देने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि अगर कोई भी उनके विरुद्ध शिकायत मिलती है तो उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। वहीं कासगंज नगर पालिका परिषद परिसर स्थित नव निर्माणाधीन पुस्तकालय के निरीक्षण के दौरान उन्होंने ठेकेदार व कासगंज नगर पालिका ईओ को सख्त निर्देश दिए हैं कि पुस्तकालय में अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे नगर के गरीब छात्र छात्राएं पुस्तकालय की ओर आकर्षित हों और पुस्तकालय से पढ़कर अपना भविष्य उज्जवल कर सकें। खबर औरैया से है, जहां औरैया पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों के द्वारा कुछ लोगों के धर्मांतरण कराए जाने की सूचना पुलिस ने कार्रवाई की है। धर्मांतरण कराए जाने के कार्यक्रम की कोशिश की जानकारी देने पर कार्यवाही की गई है। कार्यक्रम के आयोजक से पुलिस ने पूछताछ कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण कराए जाने के कार्यक्रम की सूचना को गंभीरता से लेते हुए अपर पुलिस अधीक्षक औरैया शिष्यपाल व पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रदीप कुमार सहाय थाने पहुंचे और आरोपियों से की कड़ाई से पूछताछ, जहां पर पूरा मामला औरैया जनपद के सहायल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। थाना साहिल के मानधवनपुर गांव से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बाहर से कुछ व्यक्ति वहां आए हैं और कुछ ग्रामवासियों को प्रभावित करके धर्म परिवर्तन का प्रयास कर रहे हैं। इसी सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा उसे अटेंड किया गया और 4 व्यक्तियों को थाने लाया गया और सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा थाने पर तहरीर दी गई, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और साक्ष्यों के क्रम में 4 व्यक्तियों का चालान न्यायालय किया गया है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। विवेचना की जा रही है और विवेचना के क्रम में विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।